Welcome to Auxilium IS. Here myself, Krishna Mukherjee, senior educated at Auxilium IS. So we will start our discussion. Session number 1, Ancient Indian History from Indus Valley Civilization. आप सभी हिंदी मीडियम्स के कैंडिडेट एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट जनरल कॉम्पिटिशन्स के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इस चैनल में। जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं इस चैनल को, उनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि वे लोग सबसे पहले इंट्रोडक्टिव सेशन जो इससे पहले हुए हैं उसके वीडियोस को आप पहले देखें, फिर आप लोग अपने कोर्स को कंप्लीट करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक जो न्यूज़ है उन सभी फ्रेशर्स के लिए, फर्स्ट टाइम यूट्यूब में आपको फुल कोर्स पैकेज आपको जेएस के मिलेंगे। फर्स्ट टाइम जो कहीं भी नहीं यार, कंप्लीट लाइन बाय लाइन, डॉट टू डॉट, फुल कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड, इंक्लूडिंग दिल्ली के मुखर्जी नगर टॉप लेवल एजुकेटेड के बेसिस पे आपको मिल रहे हैं। सो ये चीज आप लोग ध्यान में रखें, अपने आप को प्रिपेयर करें, नोट्स को आप लोग प्रिपेयर करना साथ ही साथ शुरू करें। और किसी भी तरीके का प्रिपरेशंस को लेकर डाउट, टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर इशू आते हैं, आप लोग auxiliumis410@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को हम तक रख सकते हैं। आपके सभी प्रॉब्लम का ये फुल एश्योरेंस दिया जा रहा है कि मतलब उसका निपटारा करने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाइए। तो बेफिक्र रहें, प्रिपरेशन को सबसे पहले आप अपना शुरू करें बिना हिचकिचाए हुए, टाइम को वेस्ट किए हुए। सो सेशन नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका शुरू हो रहा है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में ये इसको रखा गया है। जिन बच्चों को पहली बार अपने प्रिपरेशन को शुरू करना है तो वो सबसे पहले इस पड़ाव से होकर ही उन्हें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप इतिहास को बीच से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, जिस तरीके से आप एक बात समझ सकते हो, कभी भी आप फिल्म देखने घर पे बैठो या अगर सिनेमा हॉल में अगर आप फिल्म देखने जाते हो, किसी भी कहानी को अगर आप बीच रूप में अगर आप देखना शुरू करो, कुछ भी आपको जो चलचित्र जो चल रही है आपको ना समझ में आएगा, ना कहानी का जो पृष्ठभूमि है वो समझ में आएगा, तो कुछ आप उस चीज को आनंद रूप से तो पढ़ नहीं पाओगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपको उस चीज का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। मतलब क्या है, सीरियल वाइज, चेन टू चेन आपको सभी टॉपिक्स को जुड़ना है। और कहीं भी आप एक बात को अपने दिमाग में तो बैठा लो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आपको पढ़ना है तो इसके जो शुरुआत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही आपको करनी पड़ेगी। अब शुरू करते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विषय को अगर देखें, ध्यान दीजिएगा इस वाले कॉलम में, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन सभी को हमें पढ़ना है और इन सभी से क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ये चीज आप लोग अपने आंख को अच्छे से खोल ले। इस जगह पे ये साफ सीधी तौर पे ये बात बताया जा रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं। इन चीजों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे एक मतलब परसेंट का भी रहम नहीं करने वाला है। तो ये जगह पे आपको अपने आप को इतना मजबूत तरीके से प्रिपेयर होकर रहना है, क्योंकि किस जगह किस तरीके से क्वेश्चंस उठाते हैं, किस लेवल पे क्वेश्चंस उठाते हैं, आपको अगर हर जो कहानी है आप उसको कहानी के रूप में ना पढ़ के अगर आप उसको अपने अलग डायमेंशंस, एक स्मार्ट इनोवेटिव आइडिया के आधार पर अगर उन चीजों को आप पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आपके हाथ में ही रखा हुआ है। लेकिन अगर रटाफिकेशन के आधार पे अगर आप इन चीजों को समझना शुरू करते हो, तो एक रिकमेंडेशन यही है कि आप चैनल को अभी भी लीव कर दो और अपने प्रिपरेशन को शायद आप स्टॉप कर दो, क्योंकि मैं सीधे तौर पर, साफ तौर पर यहाँ पे बात कहने वाला हूँ, क्योंकि करियर से जुड़ा हुआ ये सारी बात है। यहाँ पे कोई ना मजाक हो रही है और ना ही, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। मुझे ये बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर कोई बच्चे इस चैनल से जुड़कर अपने अपने सक्सेस को अचीव करते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि प्राइज होगा। सो कहीं ना कहीं एक सिंसियरिटी के बेस से आज से आप लोग अपने प्रिपरेशन को लगाना शुरू करो। कोई भी डाउट होता है, डिस्कशन होता है, आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल यहाँ पे हम लोग होंगे। सो वी शुड स्टार्ट आवर
डिस्कशन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन दस वैली सिविलाइजेशंस। चैप्टर मेन ऑब्जेक्टिव है टाइमलाइन को पहले डिस्कस करेंगे, समय सारणी, हाउ डिड इट डिस्कवर। जो भी हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप लोग बेफिक्र रहें इन चीजों को लेकर। हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन, हर एक पार्ट में वीडियोस। एक चीज इंपॉर्टेंट हम आपको बता दें, जो ये सभी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, हाउ डिड it discovered, history of origin, urban infrastructure, architecture, important sites, important features, end of civilization, extra fact and practice questions, सब चीज यहाँ पे आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, उन चीजों को आपको कंप्लीट करना है एग्जाम के आधार पे। फिर आप उन चीजों को आप कमेंट सेक्शन में या आप ईमेल आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है गाइडेंस। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके पीछे खड़े होकर कोई आपको गाइड करने वाला हो। तो इन चीजों के लिए बेफिक्र रहिए। आपको कुछ दिनों में टेलीग्राम के आपको मतलब नंबर को भी कांटेक्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, इंस्टाग्राम के भी, फेसबुक के भी अवेलेबल करवाई जा चुके हैं और करवाए जाएंगे भी। आप लोग कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने डाउट्स को वहां पर लेकर आ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग पार्ट में होंगे, ठीक है। सो ये मतलब 3-3-6, ठीक है, मेन 6 पार्ट आपके बनेंगे इस टॉपिक के। सो अगर आप लोग अलग अलग पार्ट को आप लोग देखते रहेंगे। शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सवाल यह है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। पहला चीज तो सिंधु घाटी सभ्यता, पहली चीज ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे सर्वप्रथम और सबसे पुराना सभ्यता ये इसको माना जाता है। अब सवाल इस जगह पे है, क्या भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात चल रही है तो क्या सिर्फ ये भारत के इलाके में ही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इनका जवाब आप दें। जिनको नहीं पता होगा उनको फिर बताया जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये सबसे पहला सिविलाइजेशन देखा गया है। इससे पुराना कोई सिविलाइजेशन ह्यूमन का नहीं है। लेकिन ये अगर देखें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही नहीं, पूरे विश्व का एक प्रथम सभ्यता के रूप में इसका एक चित्र देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही इस सभ्यता का जन्म होता है, इसलिए क्योंकि इस सभ्यता में बहुत सारी चीजें ऐसी पहली बार हुई हैं जो किसी और सभ्यता में नहीं देखी गई, इसलिए इसे विश्व का प्रथम सभ्यता के रूप में भी दर्जा किताब हासिल है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को आगे डिस्कशन होगा, बहुत सारे वैल्यूएबल फैक्ट्स आपके नोट्स में जाने वाले। तो कॉपी और पेन को लेकर आप लोग रेडी हो जाएं, टाइमलाइन को आप लोग नोट डाउन करें। ये चीज आपको बहुत कहीं भी मिलने वाले नहीं है। इन चीजों को अगर आप लोग देखें तो इस टाइमलाइन में आप देखें, आप लोग मैथ्स के नंबर सिस्टम को आप लोग पढ़े होंगे। तो नंबर सिस्टम में जिस तरीके से एक लाइन होता है, नंबर लाइन, बीच में 0 होता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। मान के चलिए इस पॉजिटिव फेज में 2020 की जगह पे आप लोग अभी हो। हम कहते हैं अभी आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अपने दिमाग से 2 मिनट के लिए निकाल दो। हम पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि आप अभी इस समय पे आप चल रहे हो, इस स्थान पे हो। हम आपको बोलते हैं आंख बंद करो, आप इस जगह से आप 2020 साल पहले पीछे जाओ। तो जो समय आएगा 2020 साल, तो ये यीशु मसीह का जन्म स्थान। अब देखिए एक चीज है, हम सभी जानते हैं कि 2020 जो साल चल रहा है ये हमारा आए हुए बहुत हजारों साल हो चुके हैं मानव सभ्यता का। तो ये 2020 ये क्या चल रहा है, ये अंग्रेजों का थोपा हुआ सभ्यता कल्चर है, ये कुछ और नहीं है। इन चीजों को आप दिमाग में बैठा ले। उपनिवेशिक काल, कोलोनाइजेशन, इंपेरियल, जब रूल ब्रिटेन का पूरे विश्व में चल रहा था अलग अलग भागों में, तो ब्रिटेन ने अपने क्रिश्चियन मॉडल को ये थोपा सभी जगह पे, ठीक है। सो अपने क्रिश्चियन मॉडल को, जॉर्जियन कैलेंडर को सभी दुनिया के हर एक भागों में थोपा। हमने उसे अडॉप्ट भी किया और अडॉप्ट करते हुए आज भी उन चीजों को हम लोग आगे वर्ल्ड में एक कॉमन लेते हुए उन चीजों को आगे हम लोग लेकर बढ़ रहे हैं। सो 2020 की अगर बात करते हैं तो ये यीशु मसीह के जन्म के आधार पे 2020 साल है। ध्यान दीजिएगा इस जगह पे सभी कोई। तो आंख बंद करके आप इन चीजों को अपने दिमाग में एक इमेज को ड्रॉ करो कि 2020 से अगर आप पीछे जाते हो, ठीक 2020 साल पहले, तो जो समय आएगा वो उसको शून्य आप मानो। मतलब ये आपको मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये अंग्रेजों ने हम सभी को मनवाया है कि ये शून्य काल है, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ नहीं था। अब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था मतलब मैं नहीं तो कोई और नहीं, उनका यही सिद्धांत है। तो यीशु मसीह का जन्म
इसी समय से देखा गया और इसी समय से वे लोग अपने इतिहास को मानते हैं। मतलब शून्य से लेकर 2020 तक ही उनका मूल रूप से वे अपने इतिहास को मानते आए हैं। लेकिन सवाल है, क्या इन चीजों को देखते हुए क्या हम भी अपने इतिहास को बनाना शुरू कर दें, बुनना शुरू करें? तो सवाल है कि नहीं। इनके अनुसार ऐसा नहीं है, ये अपने हिसाब से, अपने कल्चर, अपने धर्म के हिसाब से ये अगर इन चीजों को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका समय सारणी है, ये इन चीजों को माने। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है इस समय से भी पीछे, क्या उन चीजों को हम भूल जाएं? सवाल है पहला, नहीं। क्या इस समय से पीछे, क्या हमारे देश में, हमारे इलाके में क्या कुछ हुआ नहीं हो, कोई घटना घटा नहीं हो, कोई नया इतिहास देखने को शायद क्या नहीं मिला हो? सवाल है, उन चीजों को भूला नहीं जा सकता है। तो फिर तब हम लोग यहाँ पे इतिहास को पढ़ते हैं कि ये जो समय जो है, यीशु के जन्म के बाद का जो समय है, इसे ईसवी के रूप में हम लोग मानते हैं, एनो डोमिनी एडी। और यीशु के जन्म से पहले का जो घटना जो भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घट चुका है, उन चीज को हम लोग बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई, ध्यान दीजिएगा, बीसीई में हम लोग देखते हैं। मतलब यीशु के जन्म से अगर आप 3300 साल पहले अगर आप सफर करो, तो ये वही समय है जिस समय का नाम का डिस्कशन इस चैप्टर नंबर 1 का अपना मेन टॉपिक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब यीशु के जन्म के 3300 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। किसी किताब में, किसी रिसर्च पेपर में, किसी आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च में 3500 भी है, 3300 है। किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3300 आप एवरेज मान सकते हो। 3300 को एवरेज मानते हुए आप ये अगर देखो, अगर 300 ना भी मानो, 3000 साल मानो, तो इधर आप देखो तो यीशु के जन्म से पहले का 3000 साल और यीशु के जन्म के बाद का 2020 हटा दो, 2000 साल। मतलब इधर 2000 और इधर 3000 टोटल अगर आप जोड़ो तो आपका बनता है 5000। भारतीय इतिहास, प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, 5000 साल का इतिहास आपको पढ़ना है। और ये 5000 साल के इतिहास के अलग अलग तथ्यों को पढ़कर ही आप किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई हो सकते हो, स्पेशली जनरल कंपटीशन, आइदर यूपीएससी, आईएएस की बात कर रहे हो, जो आईएएस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी यही बात है, और जो अदर कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं उनके लिए भी यही बात है। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग का तो अपलोड होगा वीडियो, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान से याद रखें इन चीजों को। सो ये टेबल है, इन टेबल में इंपॉर्टेंट जो कब क्या हुआ, इन चीजों को आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस पे ज्यादा हम लोग बेफालतू अपना समय तो वेस्ट नहीं करेंगे। मेन मेन फैक्टर्स में हम लोग आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और एंड तक आपको जाकर समझ में आएगा किस तरीके से आपके सामने। याद रखिएगा, जब ये विषय, और ये स्पेशली जब भी मैं क्लास को अटेंड करूंगा, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जब मेरा क्लास अंत होगा, आपके दिमाग के चारों तरफ एक चित्र बुन जाएगा, आपको रटने का भी कोई जरूरत नहीं है। ये चीज मैं नहीं, आप लास्ट में जब आपका टॉपिक क्लियर होगा, ये बात आप खुद कहोगे। अगर सेटिस्फैक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम भी अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम को पहले आपको लेकर आना है मेरे सामने। सो शुरुआत करते हैं अपने सफर का। कहानी पहला नंबर 1, हाउ डिड इट डिस्कवर, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे होता है। हम आपको छोटा सा एक कहानी बताते हैं, उसके आधार के इस ये जो कॉलम जो आपको दिख रहा है, इस कॉलम को आप पढ़ सकते हो। इस पे हम ज्यादा फोकस हम करेंगे आपको समझाने का, फिर आप लोग पॉज करके आप लोग इस चीज को पढ़ोगे। कहानी शुरू होती है 1855 के बाद की बात है ये। अलेक्जेंडर कनिंगम पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधिकारी उनको बनाकर भारत का नियुक्त किया गया। मतलब आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एएसआई, अभी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसे कहते हैं, पहले भी उसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था। सो उसका काम था कि प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए चीजों का खोजबीन करना, नए खोज होकर उन्हें नए नाम देना, उनके पीछे जितने भी रहस्य उन्हें उनसे पर्दा उठाना, हमारे सामने उसका पूरा डिटेल्स को सामने रखना। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का यही काम होता है। अंग्रेजों ने इन चीजों को, इस संस्था को बैठाया। इसके बहुत सारे ऑफिसर्स आए, उनमें से ही 55 के बाद अलेक्जेंडर कनिंगम को बुलाया गया। जब वे भारत आते हैं तो
वे अपने काम में लगे, अलग-अलग का क्षेत्रों में उन्होंने भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ उन्होंने काम भी किया। उसी समय 55 के बाद अंग्रेजों को, इस मैप में ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों को, अभी तो ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर ये आपको दिख रहा होगा साफ-साफ। तो अंग्रेजों को इस वाले इलाके में, ध्यान से देखिए, ये जहाँ जो कर्सर घूम रहा है, इस वाले इलाके में अंग्रेजों को मेन, क्योंकि ये भी उस समय, आज जो ये पाकिस्तान है वो इंडिया में था, और इस जगह पे रिसोर्स तो असंख्य मात्रा में भरा पड़ा हुआ है। तो इस जगह से उन्हें रिसोर्स को अपने देश लंदन उन्हें भेजना था। दो हॉटस्पॉट लंदन का देखा जाता है, लैंकनशायर और मैनचेस्टर। मुझे बताइएगा कि लैंकनशायर और मैनचेस्टर, आप लोग नाम सुने हो तो ये दो किस चीज के लिए फेमस है? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लंदन के अपने इन दो शहर जो, जहाँ पे उद्योग बड़े पैमाने पे चल रहे थे, तो वहां पे माल को भेजना था जो भारत से वे लूट रहे थे। अब ठीक है, अगर उत्तर भारत से लूटा हुआ सामान तो चलो आप कलकत्ता के आधार पे भेज सकते हो, मुंबई के आधार पे भेज सकते हो। दक्षिण भारत आप मद्रास से अब जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो उत्तर सीमांत वाला इलाका है, मतलब वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इस वाले इलाके का जो रिसोर्स है, उन्हें चाहिए था कि वो भी जाए लंदन, उनके उद्योग में वे और बढ़ोतरी करवाए यहाँ के संसाधन। लेकिन यहाँ का संसाधन लंदन जाएगा तो तब ना, जब वो समुद्री मतलब बेड़े तक उन्हें उस माल को पहुंचाया जाए। तो अब ये सबसे बड़ा चुनौती था कि यहाँ से सामान को कैसे भिजवाया जाए। एक तो रास्ता था कि यहाँ से पंजाब, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से उस माल को आप फिर मुंबई या गुजरात तक लाओ, फिर यहाँ से समुद्री रास्ते से फ्री हुए जाए। लेकिन इसमें खर्चीला इतना था कि शायद वो अंग्रेजों के लिए सबसे, मतलब महंगा साबित होता। तो उन्होंने सोचा कि ये जो जर्नी है, जो ये घूम कर दिल्ली होते हुए, गुजरात होते हुए जो माल को हम भेजे, क्यों ना सीधा सीधा एक ऐसा रेलवे लाइन का हम लोग निर्माण करें जो डायरेक्ट, ये जो कराची जो दिख रही है, ये कराची तक आकर खत्म हो, और इस कराची के रास्ते हम लोग फिर समुद्री जो जहाज है उसको हम प्रयोग करके हम लोग लंदन में अपने माल को भेजें। तो ये सबसे सक्सेसफुल आइडिया में से माना गया। तो अब रेलवे लाइन बिछाने की प्रपोजल को शुरुआत कर दी गई। अब रेलवे लाइन की प्रपोजल के लिए आधार पे ऐसा तो नहीं है कि तुरंत गए और रेलवे पटरी जो होते हैं उन्हें बिछा कर ट्रेन को चलवाना शुरू किया गया। ऐसा किसी अभी भी नहीं होता है ना, पहले होता था। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए पहले रिसर्च होता है, उस जमीन के ऊपर रिसर्च होता है, वहां के सभी जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, लैंड का टोपोग्राफी है, उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके अलावा भी बहुत सारे अन्य अधिकारी को नियुक्त किया कि वे जाएं पंजाब के उस क्षेत्र में जो हमने मैप में अभी देखा, और वहां पे जाकर वो पूरा इलाका, मतलब लाहौर से लेकर कराची तक के पूरे जमीन को वो टटोले और रिसर्च करके बताए कि वो क्या जो जमीन है वो क्या पूर्ण उपयोगी है, किस चीज के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए। तो अगर है तो वो चीज को वो बताएं, अपने रिपोर्ट को पेश करके बताएं। तो जब ये उन्होंने सर्वे के लिए वे गए, तो देखने को ये मिलता है कि खुदाई होना शुरू हुआ। अच्छा, एक सवाल ये इस जगह पे और भी था कि उन लोग का चिंता का सबसे बड़ा विषय ये था कि अगर रेलवे लाइन, अगर आप बात करते हैं लाहौर की और कराची की, अगर आप बात करते हैं तो लाहौर और कराची के बीच में सबसे बड़ा तो बाधा ये इलाका जो है, पंजाब के बाद और सिंध के बीच का जो इलाका है, राजस्थान वाला, सॉरी, सिंध और ये जो थाड़ का जो इलाका है, जो हमारा थाड़ आधा तो राजस्थान में है और आधा पाकिस्तान में, आधा से ज्यादा ही पाकिस्तान में देखा जाता है। ये बहुत ही बंजर इलाका है मानो। यहाँ पे रेलवे लाइन का विस्तार मतलब वो बेवकूफी वाला ही। आज भी उस जगह पे रेलवे लाइन का विस्तार बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस जगह पे रेलवे लाइन का विस्तार कैसे किया जाए, तो इन सभी चीज एक सबसे बड़ा मुसीबत का कारण उनके लिए सामने बन रहा था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए वे रिसर्च करना शुरू किए, खुदाई करना शुरू किए अलग अलग इलाके की जमीन को। तो खुदाई के दौरान जब वे पंजाब के इलाके से काम को
करना शुरू किए और सिंध तक पहुंच रहे थे, तो यही पंजाब से लेकर सिंध के बीच में, ध्यान दीजिएगा, पंजाब से सिंध के बीच में अलग अलग खुदाई होना शुरू हुआ और अलग अलग खुदाई में मजदूरों को कुछ ऐसे चीज देखने को मिले जो मजदूरों के लिए तो अचंभे वाली बात नहीं थी, लेकिन उस मजदूर की के खुदाई किए गए जो मलबे जो निकल रहे थे, वो चीज जो वहां पे ऑफिशियल्स जो बैठे हुए थे वे देखकर हैरान रह रहे थे। अब सवाल है कि कचड़े जो निकल रहे थे गड्ढे से, वे देखकर हैरान होने की क्या बात है। सवाल ये था कि जब मजदूर इस जगह पे खुदाई कर रहे थे पंजाब से लेकर सिंध के पूरे इलाके में, तो हर जगह पे एक चीज कॉमन था कि मट्टी तो निकल रहे थे, पत्थर भी बहुत सारे निकल रहे थे, लेकिन उससे अधिकांश कुछ ऐसे पूर्ण आकार वाले पत्थर निकल रहे थे जिसे आप ईंट ईंट भी कह सकते हो, जो पुराने बहुत हो चुके थे, जो कि मानो तो पत्थर जैसे हों लेकिन पूर्ण आकार का वो हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं उन ऑफिशियल्स के दिमाग में ये सबसे बड़ा एक पहेली बनकर उन्हें तंग करने लगा कि ये क्या है। हम कभी भी खुदाई किसी भी इलाके में करते हैं तो पत्थर और मट्टी, कंकड़, बंजर, ये सभी कुछ निकलते हैं, लेकिन एक पूर्ण आकार वाले पत्थर या ईंट और एक के बाद ये निकले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये कोई और विषय की तरफ इंगित हमें करता है। तो वो क्या था? जब इन चीजों को देखते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम और भी अधिकारी जो उस समय न्यू दिल्ली में बैठे हुए थे, उन तक ये बात पहुंचती है, तो उन्होंने क्या किया, खुदाई को रुकवाया। और खुदाई रुकवाने के बाद उस जगह पे उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया। तब पता चलता है कि वहां के और भी आपस के जितने भी गांव के लोग जो हैं, पंजाब के हर तरफ जितने भी गांव के लोग हैं, और सिंध में जो मोहनजोदाड़ो जो इलाका है वहां के कुछ लोग, ये एक बात कहते हैं कि ये जो कचरे, जो ईंट जो निकल रही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का घर और यहाँ पे बहुत सारे जो आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं और उनके घर है, वे तो ऐसे ही पत्थर जमीन के अंदर से निकलते रहते हैं, और वे लोग ऐसे ही पत्थरों से ही, जो पूर्ण आकार के लिए हुए जो पत्थर और ईंट है, उनसे ही वे घर बनाए हुए। जब ये बात उन ऑफिशियल के सामने आता है, तब वे लोग समझ चुके थे कि इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। वे लोग आनन फानन में खुदाई के कार्य को पंजाब से लेकर सिंध और कराची तक इन चीजों को रुकवाते हैं, और रुकवाने के बाद फिर यहां से सिलसिला शुरू होता है खोज का, उस सभ्यता का जिस सभ्यता ने पूरे विश्व को जन्म दिया, मानव सभ्यता को जन्म दिया, उनके संस्कृति को जन्म दिया, भाषा को जन्म दिया, पहनावा को जन्म दिया, खान पान को जन्म दिया, और उन सभी चीजों को, जिन चीजों को आज हम देखते हुए और उन चीजों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे जब खुदाई होती है, तो खुदाई होने के बाद पता चलता है कि कुछ दीवाल, टूटे फूटे दीवाल, कुछ कुएं जमीन के गर्भ से वो निकलना शुरू होते हैं, कुछ सड़कें फूटी हुई पत्थरों के बने हुए, ईंट के बने हुए सड़कें निकलने शुरू होते हैं। और जब खुदाई होती है तो स्तूप निकलने शुरू होते हैं। कुछ और खुदाई को आगे बढ़ाया जाता है, तो वहां पे फिर देखने को मिलता है एक भव्य एक शहर, जहां पे 2 मंजिले, 1 मंजिले इमारतें, अन्य अन्य तरीके के भंडार गृह, जलाशय के स्रोत, मतलब रिजर्वायर, वाटर सेंटर, टेम्पल्स तो नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है कि टेम्पल्स क्या मिले हैं। सो एक बात आप लोग याद रखिएगा, मंदिर का कभी भी ये प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिला नहीं है। तो पत्थर के बने हुए, ईंट के बने हुए रोड और ड्रेन, नालियां, ये भी मिलना शुरू हुए। इसका प्रॉपर डायग्रामेटिक हम लोग डिस्कशन आगे हम लोग देखेंगे। तो जब ये चीज उन तक ये सामने निकल कर आया, तब उन्होंने इन चीजों को नाम दिया इंदस वैली, क्योंकि इंदस रिवर के दोनों तरफ ये मिला है। अगर आप देखो, वैली का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी भी जब मैं शुरू करूंगा तब मैं आपको उस जगह पे बताऊंगा। घाटी का मतलब क्या होता है, नदी के बीच के अगल बगल जो भी इलाके हैं, क्योंकि इधर भी अगर आप देखो तो सुलेमान पर्वतमाला है, इधर भी अगर आप बात करो तो इस एक तरफ हिंदू कुश पर्वतमाला जा रही है, एक तरफ सुलेमान पर्वतमाला है।
इसके बीच से ये सिंधु घाटी निकलते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसी इलाके को घाटी के नाम से जाना जाता है, आज भी जाना जाता है, जहाँ पे आज आप जान रहे हो कि टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जा रही है। और ये घाटी की एक्टिविटी आप एक्टिविटी कह रहे हैं, ये घाटी का जो शुरुआत है वो सिर्फ इसी जगह पे नहीं है, ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान और इसके अलावा आप कश्मीर के इलाके में भी आप देख सकते हो। तो अगर ये बात कहो तो ये जो है सिंधु नदी, ये इसी घाटी होते हुए ये निकलती है, तो इसी के नाम पे सिंधु घाटी का सभ्यता उन्होंने नाम दिया और फिर अपने खोज को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किस तरीके से एक रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट की शुरुआत, और वो रेलवे लाइन की प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरीके से एक ऐसे सभ्यता का डिस्कवरी किया जिस सभ्यता ने हमें आज इस स्थान तक पहुंचाया है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और इसका जवाब आज तक हम लोग खोजने का कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सवाल हमारे सामने आ चुके हैं जिसका डिस्कशन हम करेंगे और जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका डिस्कशन आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिसका आज भी डिस्कशन शायद नहीं हो सकता है। सो वहाँ जब खुदाई हुए तो वहाँ उस खुदाई से आपको बहुत सारे सामान मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, सोप स्टोन्स मिले, अलग अलग मतलब उसको कह सकते हो कि मन के, ठीक है, जो महिलाएं पुरुष उस समय पहनते थे, बीड्स जिसे कहते हैं। फिर इन सभी मटेरियल्स का जब वहां पे खोज होना शुरू हुआ, हथियार, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, बर्तने, ये सब निकलने शुरू हुए। सभी चीज, एक शहर को चलाने में जो चीजों की भी जरूरत पड़ती है, वे सभी चीजों का खोज उस जगह से धीरे धीरे खुदाई के रूप में निकलने शुरू हुए। वे पूर्ण रूप से तो थे नहीं, लेकिन टूटे फूटे जो भी थे उनसे हमें समझने को बहुत कुछ आज मिल रहा है। तो पहला एक चीज है, खुदाई जब हुई और खुदाई होने के बाद जब उसे नाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं यहां से हम लोग समझते हैं, इस जगह पे अगर हम बात करें तो यहां से एक देखा जाता है कि हमारा सभ्यता अब सिर्फ शून्य से ही अटका हुआ नहीं रहा। ये अंग्रेजों को भी पता चल चुका है कि हम लोग पूरे विश्व में जो ये प्रचार हम ये कर रहे थे कि हमसे पहले ना कोई था, ना हमसे पहले ना कोई है। सो ये उनका सिद्धांत गलत हुआ और उन्होंने फिर इसी चीज को समझते हुए उन्होंने अपना अध्ययन को भी और मजबूत किया कि हमसे भी पहले 3000 साल पहले कोई सभ्यता इस जगह पे बसी होगी, बसी थी, और जिसका प्रमाण उनके सामने वास्तविक रूप से वो देख रहे हैं। उन चीजों की खुदाई धीरे धीरे निकल रही है, तो वे चीज उन चीजों को एक जोड़ रही है, हर पहली को जोड़ रही है। सो 3300 साल पहले का एक भव्य दृश्य उनके सामने बनकर खड़ा था, और जो आज हम लोग उन चीजों को पढ़ रहे हैं, पूरा विश्व उन चीजों को देखते हुए पढ़ रहा है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री को। सो ये है हाउ डिड इट डिस्कवर। सिंधु घाटी का डिस्कवरी अगर देखा जाए तो कैसे हुआ है, कराची के जो बंदरगाह से जोड़ने वाले जो रेलवे लाइन थे, जो लाहौर तक जुड़ने वाले थे, सो इन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन है, किस तरीके से इस रिलेशन ने एक नया सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किया। सो ये एक रहा अपना टॉपिक। इन चीजों का आप लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चंस आपको जो आएंगे, हम लोग फाइनल जब टॉपिक का एंड होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहा अपना डिस्कशन, इस मैप के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन, सभ्यता का खोज कैसे हुआ, वो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से 1855 के बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने किस तरीके से रेलवे लाइन के आधार पे इन चीजों का खोज किया और हम तक सामने लाकर इसको रखा। लेकिन इस सभ्यता, इस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो ये सिविलाइजेशन का जन्म कैसे होता है, तो ये सिविलाइजेशन का जन्म कैसे होता है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उनके हर वो पहलू को हम लोग देखने वाले हैं जिन पहलू के आधार पर वो सिविलाइजेशन पूरे विश्व में प्राचीनतम इतिहास की सिविलाइजेशन की अगर हम श्रेणी को अगर हम जोड़े, चाहे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या सिंधु घाटी, तो उसमें सर्वप्रथम मतलब टॉप मोस्ट लेवल पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना गया है।
सो उसका जन्म कैसे होता है, आखिर अगर वो टॉप लेवल पे है तो आखिर क्यों, कैसे, उन सभी फैक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब इन सभी चीजों से मिलेगा। लेकिन फर्स्ट जो डिस्कवरी से जुड़े हुए अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।